Hello dear students, I am your bio teacher Roshan sir. Dear students, in previous video we have discussed about cloning vector, है ना। हम लोग क्लोनिंग वेक्टर के बारे में डिस्कस कर चुके हैं, जिसके मैंने लगभग 3 वीडियोस बनाई थी क्लोनिंग वेक्टर की, है ना। 3 पार्ट में करके बनाया था। सो क्लोनिंग वेक्टर के बारे में हम डिस्कस कर चुके हैं। टुडे वी विल डिस्कस अबाउट कंपिटेंट होस्ट, है ना। कंपिटेंट होस्ट फॉर ट्रांसफॉर्मेशन विथ रिकॉम्बिनेंट डीएनए मीन्स कंपिटेंट होस्ट का मतलब एक ऐसा होस्ट जो सक्षम हो क्या करवाने के लिए, डीएनए को ट्रांसफ़र करवाने के लिए, है ना। डीएनए को ट्रांसफ़र करवाने के लिए। और कौन सा डीएनए? रिकॉम्बिनेंट डीएनए। जो आपने रिकॉम्बिनेंट डीएनए बनाया था, रिकॉम्बिनेंट डीएनए आप जान रहे हो, जिसको जो एक रिकॉम्बिनेंट डीएनए बनकर रेडी हुआ है, प्रिपेयर्ड हुआ है, इस डीएनए को किसी सेल में ट्रांसफ़र करवाने के लिए किसी होस्ट का हम क्या करेंगे, यूज करेंगे, या फिर किसी वेक्टर का यूज करेंगे, है ना। या फिर आप कह सकते हो कोई भी कंपोनेंट आप ले सकते हैं, उसको क्या करवाने के लिए, ट्रांसफ़र करवाने के लिए सेल में। किस सेल में? जिसके अंदर हमको क्या करवाना होता है, रिकॉम्बिनेंट डीएनए का कैरेक्टर ग्रो करवाना होता है ना। और रिकॉम्बिनेंट डीएनए बना किसका होता है? फॉरेन डीएनए प्लस प्लाज्मिड डीएनए। तो प्लाज्मिड डीएनए में जो फॉरेन डीएनए ऐड किया जाता है, उसी फॉरेन डीएनए का कैरेक्टर हमको आगे चल के विकसित ग्रो करवाना होता है। तो उसको हम क्या करते हैं, इसलिए उसको एक रिकॉम्बिनेंट डीएनए बनाते हैं, दोनों को मिला के। अब इस रिकॉम्बिनेंट डीएनए को उस सेल में हम डालेंगे जो हमारी डिजायर्ड सेल होगी, समझ रहे हैं, जिसके अंदर हमको क्या करवाना होगा, कैरेक्टर को ग्रो करवाना होता है, विकास करवाना होता है। सो उसके अंदर ट्रांसफ़र करवाने के लिए हमको कुछ होस्ट की कुछ नीड होगी, आवश्यकता होगी। जिन होस्ट की आवश्यकता होगी जो सक्षम होंगे ना, उसी को कह रहा है कंपिटेंट होस्ट, है ना। तो उन होस्ट के बारे में हम डिस्कस करेंगे, या फिर ऐसे टूल्स, है ना, या ऐसे कंपोनेंट जो क्या करेंगे, उस रिकॉम्बिनेंट डीएनए को ट्रांसफ़र करवाने का काम करेंगे, उनके बारे में आज हम डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है। सो चलिए देखते हैं। ये टॉपिक आपकी पेज नंबर 202 201 पे है, मीन्स 200 से 201 पर ये टॉपिक दी गई है। सो आप लोग देखते रहिए लाइन टू लाइन। चलिए देखते हैं। लिखा है कंपिटेंट होस्ट, है ना, मीन्स एक कैसा होस्ट जो रिकॉम्बिनेंट डीएनए को ट्रांसफ़र करवाने के लिए सक्षम हो, तो ऐसा होस्ट, तो उसी को लिखा है कंपिटेंट होस्ट फॉर ट्रांसफॉर्मेशन विथ रिकॉम्बिनेंट डीएनए, ठीक है। अब यहाँ पे विथ लिखा है, तो विथ का मतलब जो होस्ट होगा वो रिकॉम्बिनेंट डीएनए के साथ भी ट्रांसफ़र हो सकता है, या कुछ जो हम टूल्स यूज करेंगे वो सिर्फ रिकॉम्बिनेंट डीएनए को ट्रांसफ़र करेगा, लेकिन जो होस्ट यूज करेंगे वो रिकॉम्बिनेंट डीएनए के साथ क्या होगा, ट्रांसफार्म में होगा, समझ रहे हैं, सेल में। तो इसलिए उसको लिखा है फॉर ट्रांसफॉर्मेशन विथ रिकॉम्बिनेंट डीएनए, समझ रहे होंगे आप लोग। चलिए देखते हैं। लिखा सिंस डीएनए इज अ हाइड्रोफिलिक मॉलिक्यूल। डीएनए क्या है? क्योंकि डीएनए क्या है, एक हाइड्रोफिलिक मॉलिक्यूल है, कह रहा इट कैन नॉट, सो इसलिए वो क्या हो सकता है, इट कैन नॉट पास थ्रू सेल मेम्ब्रेन, या सेल मेम्ब्रेन के द्वारा, या सेल मेम्ब्रेन को पास करके सेल में अंदर ऐसे आसानी से जा नहीं सकता, क्योंकि वो क्या होता है, एक हाइड्रोफिलिक सब्सटेंस। अब इसके लिए मैं आपको थोड़ा सा कुछ याद दिलाऊं। अगर आप लोग इंटर फर्स्ट ईयर में मीन्स 11th में पढ़ के आए होंगे सेल, तो सेल में आपको पढ़ाया गया होगा कि सेल मेम्ब्रेन में कुछ साइंटिस्ट के द्वारा दिया गया कुछ थियरी रही होगी, जिसमें से एक आप वो पढ़े होंगे, मीन्स मॉडल, है ना, कुछ मॉडल्स दिए गए होंगे कुछ साइंटिस्ट के द्वारा, जिसमें आप एक पढ़े होंगे सिंगर निकोलसन का मॉडल, लर्न होगा आपको। तो वो जो सिंगर निकोलसन का मॉडल था, उसमें आपको क्या मिला था कि किनारे किनारे पे क्या थे, प्रोटीन मॉलिक्यूल्स के क्या थे, मीन्स प्रोटीन मॉलिक्यूल्स किनारे किनारे पे लगे हुए थे, उनके बीच में क्या था कि लिपिड की बाई लेयर थी, लर्न होगा आपको, मीन्स लिपिड की लेयर, फिर एक लिपिड की लेयर, ठीक है। और उस लिपिड के लेयर के ऊपर वहाँ पे प्रोटीन होगा, प्रोटीन के मॉलिक्यूल्स, और नीचे जो लिपिड का लेयर होगा, अगर आपको लर्न होगा तो आप समझ रहे होंगे, उसके वो नीचे भी क्या था, प्रोटीन का लेयर था। तो ये जो इस प्रकार कौन सी लेयर बनी थी, प्रोटीन फिर लिपिड, या उसको हम फास्फोलिपिड बोल रहे थे। तो प्रोटीन फिर फास्फोलिपिड फिर प्रोटीन, मीन्स ऐसे जो एक वो बन रहा था, क्रम बन रहा था इनके लगे होने का, किसमें, प्लाज्मा मेम्ब्रेन में। तो वहाँ पे एक ऐसे ये प्रोटीन
प्लस फास्फोलिपिड मिलके एक ऐसे बाइलेयर का फॉर्मेशन कर रहे थे जो कैसा था, हाइड्रोफिलिक था। बीच में हाइड्रोफोबिक था लेकिन किनारे क्या था, हाइड्रोफिलिक। मीन्स उसमें जलरागी जो हाइड्रोफिलिक सबस्टेंस होंगे वो आसानी से इंटर नहीं कर सकते, एंट्री नहीं कर सकते हैं सेल के अंदर, समझ रहे हैं। इसीलिए यहाँ पे लिखा है कि डीएनए क्या हाइड्रोफिलिक सबस्टेंस है, तो ये भी क्या करेगा, सेल में ऐसे आसानी से पास नहीं होगा, है ना। तो इसलिए लिखा है सिंस डीएनए इज अ हाइड्रोफिलिक मॉलिक्यूल इट कैन नॉट पास थ्रू द सेल मेम्ब्रेन। ओके, क्लियर है। फिर लिखा व्हाई मीन्स क्यों, इन ऑर्डर टू फोर्स बैक्टीरिया टू टेक अप द प्लाज्मिड द बैक्टीरियल सेल मस्ट बी मेड कंपिटेंट टू टेक अप डीएनए। मीन्स जो बैक्टीरिया हम यूज कर रहे हैं इसको प्लाज्मिड से, है ना, प्लाज्मिड इसके अंदर ट्रांसफ़र करवाने के लिए, है ना, उसको क्या करना होता है कि आपको बैक्टीरियल सेल को ऐसा बनाना होता है। सो ये लिखा बैक्टीरियल सेल मस्ट फर्स्ट बी मेड, कैसा बनाना होता है, कंपिटेंट मीन्स एक सक्षम बैक्टीरियल सेल बनानी होती है टू टेक अप डीएनए, जिससे आसानी से वो डीएनए को अंदर ले सके, समझ रहे हैं। सो उस डीएनए को जो या तो प्लाज्मिड डीएनए बोलिए या फिर आप जो रिकॉम्बिनेंट डीएनए बना के रेडी किए, इस डीएनए को बैक्टीरियल सेल में अंदर ट्रांसफ़र करवाने के लिए आपको क्या करना होता है कि आपको बैक्टीरियल सेल को पहले ऐसे बनाना होता है, इस प्रकार से उसको कंपिटेंट बनाना होता है कि वो क्या करे, डीएनए मॉलिक्यूल्स को अपने अंदर ले सके, समझ रहे हैं। कह रहे दिस इज डन बाय ट्रीटिंग देम विथ अ स्पेसिफिक कंसंट्रेशन ऑफ अ डाइवैलेंट कैटायन। मीन्स आपको ये कब होगा, कह रहा है दिस इज डन बाय ट्रीटिंग, यह संभव हो सकता है ट्रीट करने से, क्या ट्रीट करने से, विथ अ स्पेसिफिक कंसंट्रेशन ऑफ डाइवैलेंट कैटायन। आपको ना क्या लाना होगा, क्या यूज करना होगा, डाइवैलेंट कैटायन। देखिए डाइवैलेंट का मतलब ना, कैटायन का मतलब आप समझ रहे हैं पॉजिटिव चार्ज से है, तो ऐसे एटम्स का आपको यूज करना होगा जिस पे क्या हो, कैटायन डबल मीन्स डबल पॉजिटिव चार्ज हो, तो उसी को कह रहा है डाइवैलेंट कैटायन होना चाहिए। जैसे आपका सच एज कैल्शियम लिखा है, कैल्शियम कह रहा है विच इज इंक्रीज, अगर कैल्शियम को का आप यूज करते हैं तो कैल्शियम क्या करेगा, विच इंक्रीजेज द इफिशियंसी विथ विच डीएनए इंटर्स द बैक्टीरियम। मीन्स क्या कह रहा है, वो अगर आप कैल्शियम को डाइवैलेंट कैटायन के रूप में क्या करते हैं, यूज करते हैं, तो वो सेल पे क्या करेगा कि वो क्या करेगा, इंक्रीज करेगा, इंक्रीज द एफिशिएंसी। मीन्स एक आपको ना आसानी प्रदान करवाएगा, मीन्स आप वो डीएनए को इंटर करवाने के लिए हेल्प प्रोवाइड करेगा, सहायता प्रोवाइड करवाएगा, है ना। सो कह रहा इंक्रीज इफिशियंसी विथ डीएनए इंटर्स, है ना, विथ विच डीएनए इंटर्स, ऐसी इफिशियंसी प्रोवाइड करवाएगा जिससे क्या होगा कि डीएनए इंटर्स कर जाएगा कहाँ पे डियर स्टूडेंट, टू द बैक्टीरियम, है ना, बैक्टीरियम में इंटर कर जाएगा थ्रो किसके द्वारा, थ्रो पोर्स इन इट्स सेल वॉल, जो बैक्टीरियम सेल की सेल वॉल पे पोर्स है ना, उसके द्वारा क्या कर जाएगा, डीएनए इंटर कर जाएगा, समझ रहे हैं। तो इसके लिए आपको कौन सा कैटायन यूज करना, डाइवैलेंट कैटायन लाइक एज कैल्शियम आयन। ओके, देन आगे कह रहा है रिकॉम्बिनेंट डीएनए कैन देन बी फोर्स्ड इनटू सच सेल बाय इंक्यूबेटिंग द सेल्स विथ रिकॉम्बिनेंट डीएनए ऑन आइस। इसका मतलब जिस सेल में आप रिकॉम्बिनेंट डीएनए को फोर्स करोगे, इंटर करवाओगे, उस सेल को आपको करना क्या है, इंक्यूबेटिंग द सेल्स विथ रिकॉम्बिनेंट डीएनए ऑन आइस। उसको क्या करना है, रिकॉम्बिनेंट डीएनए के साथ क्या कर देना है, उसको आइस पे रखना है, बर्फ पे रख देना है, ठीक है। देन फिर क्या करना है, फॉलोड बाय प्लेसिंग देम ब्रीफली एट 42 डिग्री सेंटीग्रेड हीट सोक। मीन्स आपको फिर उसको क्या कर देना है, उठा के उस सेल को जिसमें आपको रिकॉम्बिनेंट डीएनए को ट्रांसफ़र करवाना है, पहले आप उसको क्या करोगे, आइस पे रखोगे। देन जब वो काफ़ी देर रखने के बाद ठंडा हो जाएगा, देन उसको आपको कहाँ पे रखना है, हीट वाले पोजीशन पे। और हीट कितना होना चाहिए, नियर अबाउट 42 मीन्स 42 डिग्री सेंटीग्रेड, वहाँ पे आप गर्म करोगे। एंड देन फिर उसको क्या करना है, पुटिंग देम बैक ऑन आइस। फिर उसको क्या कर देना डियर स्टूडेंट, पुनः फिर हमको लेके आना उसी
बर्फ पे फिर रख देना, ठीक है। मीन्स आपको ऐसे सेल जिसमें आपको डीएनए या रिकॉम्बिनेंट डीएनए को ट्रांसफ़र करवाना है, ऐसी डिजायर सेल को आप क्या करोगे, उसके साथ आप आइस पे रखोगे, बर्फ पे रखोगे। क्लियर है। फिर उसको क्या करना है, फिर उसको हीट वाले रीजन पे रखना है। मीन्स 42 डिग्री सेंटीग्रेड वाले हीट पे आप उसको हीट करना है, ऐसे प्लेस पे रख के। देन एक बार फिर उसको उसी आइस पे रख के ठंडा करना है, ठीक है। देन अब क्या होगा, कह रहा है दिस इनेबल टू बैक्टीरिया, यह बैक्टीरिया को इनेबल कर देगा टू टेक अप द रिकॉम्बिनेंट डीएनए, रिकॉम्बिनेंट डीएनए को अपने अंदर लेने के लिए अब ये बैक्टीरिया को उसके ना उपयोग बना देगा, इनेबल बना देगा। मीन्स अब बैक्टीरिया क्या कर सकती है, रिकॉम्बिनेंट डीएनए को आसानी से अपने बॉडी में, अपने अंदर, अपने सेल में ले सकती है, टेकअप कर सकती है। ओके, नेक्स्ट पैराग्राफ लिखा है दिस इज नॉट द ओनली वे। आपको ये सिर्फ एक तरीका अभी तक बताया गया है ना। फिर इसके बाद अब कह रहा है दिस इज नॉट द ओनली वे टू इंट्रोड्यूस एलियन डीएनए इनटू होस्ट सेल। यह सिर्फ एक ही यही सिर्फ एकमात्र ऐसा जो वे, एक ऐसा तरीका नहीं है। क्या, किस चीज़ का तरीका नहीं है, टू इंट्रोड्यूस एलियन डीएनए, एलियन डीएनए को होस्ट सेल में इंट्रोड्यूस करने का यही, सिर्फ यही एकमात्र तरीका नहीं, इसके अलावा और भी है ना। मीन्स कहने का यही है कि इसके अलावा और भी है, जिसके बारे में हम आगे डिस्कस करते हैं। चलिए देखते हैं क्या है। कह रहा इन अ मेथड, एक मेथड है ना, कह रहा है नोन एज माइक्रो इंजेक्शन, एक मेथड जिसका नाम क्या है, माइक्रो इंजेक्शन। इसमें क्या होता है, रिकॉम्बिनेंट डीएनए इज डायरेक्टली इंजेक्टेड, इसमें रिकॉम्बिनेंट डीएनए को डायरेक्टली इंजेक्ट कर दिया जाता है इनटू द न्यूक्लियस ऑफ एन एनिमल सेल। वो एनिमल सेल जो क्या है, डिजायर सेल है ना, जिसके अंदर हमको क्या करना है, रिकॉम्बिनेंट डीएनए को ग्रो करवाना है। सो उस सेल में आप डायरेक्टली माइक्रो इंजेक्शन के द्वारा डायरेक्टली इंजेक्ट कर दोगे उसके न्यूक्लियस में, उस सेल के न्यूक्लियस में। किसको, रिकॉम्बिनेंट डीएनए को। समझ रहे हैं। देन कह रहा है इन अनदर मेथड, एक और दूसरा मेथड है जिसमें क्या आ रहा है, सुटेबल फॉर प्लांट, जो किसके लिए सुटेबल है डियर स्टूडेंट्स, प्लांट के लिए, ठीक है। सुटेबल फॉर प्लांट्स, कह रहा है सुटेबल फॉर प्लांट सेल्स आर बम्बार्डेड। इसको मैं आपको माइक्रो प्रोजेक्टाइल बम्बार्डमेंट बताया था डियर स्टूडेंट्स, आपको लर्न होगा अगर ब्लैक बोर्ड के माध्यम से मैं आपको माइक्रो प्रोजेक्टाइल बम्बार्डमेंट बताया था। उसमें क्या होता है कि एक माइक्रो प्रोजेक्टाइल बम्बार्डमेंट के रूप में एक ना डिवाइस यूज की जाती है, उसको हम माइक्रो प्रोजेक्ट बम्बार्डमेंट भी बोलते हैं, या उसको जीन गन या फिर बायोलास्टिक भी बोलते हैं, ठीक है। जीन गन स्पेशली बोला जाता है। तो उसमें क्या किया जाता है, जीन को ना गन, जैसे गन होता है ना, गन से क्या होता है कि कोई बमबारी करवाई जाती है, या जो है कि बुलेट निकलती है ना गन से, तो ऐसे ही क्या होता है कि यहाँ पे ये जो जीन गन है, यहाँ से जीन को सेल के अंदर वो फोर्सली ट्रांसफ़र करवा दिया जाता है उस गन के द्वारा। तो इसमें होता क्या, आगे भी हम डिस्कस करेंगे। तो इसके बारे में मैंने आपको बताया था कि क्या होता है कि ये जो जीन गन होती है, इसके नीचे एक ना लेयर रखी जाती है, ठीक है। लेयर रखी जाएगी, उस पर किसी चीज़ की लेयर रहेगी, किसी एलिमेंट की। देन उस पर क्या किया जाएगा कि आपका डिजायर्ड सेल को रखा जाएगा, है ना। डिजायर्ड सेल को रखने के बाद अब उस पे एकदम उसी के सीध में, जहाँ पे आपको उस सेल के अंदर ग्रो करवाना, उसी की सीध में इस जीन गन को लाके ना फिर क्या करवाया जाएगा, बमबारी करवाया जाएगा। मीन्स उस पे ना फायर करवाया जाएगा, एक प्रकार से आप कह सकते हैं फायर करवाया जाएगा। फायर करवाने के लिए क्या यूज किया जाता है, या तो टंगस्टन या फिर गोल्ड, है ना। सोने की छोटे छोटे कण होते हैं जिसपे क्या लगे होते हैं, यही जो डीएनए आपने बनाया, रिकॉम्बिनेंट डीएनए। मीन्स रिकॉम्बिनेंट डीएनए का कवर होता है, उस कवर वाले जो रिकॉम्बिनेंट डीएनए से कवरिंग जो छोटे छोटे कण हैं, किसके, गोल्ड के या फिर टंगस्टन के, इन कणों को ना फिर क्या किया जाता है, उस जीन गन के द्वारा फायर करवाया जाता है डायरेक्टली उस सेल में। किस सेल में, डिजायर सेल में। तो इसको हम बोलते हैं बायोइलास्टिक या फिर जीन गन प्रोसेस, ठीक है। या इसी को माइक्रो प्रोजेक्टाइल बम्बार्डमेंट भी बोला जाता है। तो यहाँ पे आपके इसमें लिखा है, आपके बुक में लिखा इन अनदर मेथड सुटेबल फॉर प्लांट, एक और मेथड है जो क्या, किसके लिए, सुटेबल फॉर प्लांट सेल के लिए सुटेबल है। कह रहा है आर बम्बार्डेड, ये कौन सा मेथड है, बम्बार्डेड। कह रहा है बम्बार्डेड विथ हाई वेलोसिटी, और उसको जो हम ट्रांसफर या बम्बारी या फिर वो फायर जो करेंगे, वो उसकी वेलोसिटी क्या होनी चाहिए, बहुत ही हाई, बहुत
तेज़ी से करवाना पड़ता है, तो उसको हमको क्या करना होता है कि बम्बार्डेड विथ हाई वेलोसिटी के साथ फायर करवाएंगे। कह रहा माइक्रो पार्टिकल्स ऑफ गोल्ड और टंगस्टन। अभी मैंने आपको समझाया, छोटे छोटे कण लिए जाएंगे गोल्ड या टंगस्टन के। कह रहा कोटेड विथ डीएनए, जो डीएनए से कोटेड होते हैं, इसको हाई वेलोसिटी के साथ क्या करवाया जाएगा, उस जीन के माध्यम से बम्बारी करवाया जाएगा उस सेल पे, डिजायर सेल पे। ठीक है, कह रहा है इन अ मेथड नोन एज, इस एक मेथड के द्वारा क्या करवाया जाएगा, बम्बारी करवाया जाएगा या फिर फायर करवाया जाएगा। इस मेथड को कह रहा है इस नोन एज बायोलिस्टिक या बायोलास्टिक भी पढ़ते हैं, बायोलिस्टिक और जीन गन। इस गन को, इस मेथड को क्या बोलेंगे डियर स्टूडेंट, जीन गन या बायोलिस्टिक, या फिर एक मैं आपको जो बता रहा हूँ क्या, माइक्रो प्रोजेक्टाइल बम्बार्डमेंट। ठीक है, ये तीनों मेथड एक ही है। नेक्स्ट देखते हैं, लिखा एंड, और भी मेथड्स हैं। कह रहा एंड द लास्ट मेथड, ये लास्ट मेथड की बात कर रहा है। क्या है, यूज, हाँ लिखा एंड द लास्ट मेथड यूज डिसआर्म्ड पैथोजन, मीन्स ऐसे पैथोजन, डिसआर्म्ड पैथोजन मीन्स ऐसे पैथोजन का मतलब आपको पता है ना कि जो रोग को फैलाने वाले कारक होते हैं ना, मीन्स जो डिजीज क्रिएट करने वाले या होते हैं उनको हम पैथोजन बोल सकते हैं। तो जो डिजीज का क्रिएट करने वाले कंपोनेंट हैं, इसको हम क्या बोल रहे हैं, पैथोजन। जैसे आपकी बैक्टीरिया हो गया, मीन्स जितने माइक्रो ऑर्गेनिज्म हो गए ना। तो इसके अलावा कुछ ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं जो हमारे लिए हमेशा हार्मफुल इफेक्ट ही नहीं कॉज करते, है ना। तो इनको हम कह रहे हैं डिसआर्म्ड पैथोजन, मीन्स ये ऐसे हैं पैथोजन जो क्या कि ह्यूमन या किसी भी लिविंग बीइंग की बॉडी पे जाएंगे, उनसे क्या करेंगे, न्यूट्रिशन उनकी बॉडी से कर सकते हैं, बट उसके लिए क्या जो है कि हार्मफुल इफेक्ट काज नहीं करेंगे, है ना। तो उसी को कह रहा है कि इस विधि में क्या किया जाता है कि ऐसे पैथोजन जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म, जैसे आपका एस्क्रेशिया कोलाई ना, ये भी यूज किया यही स्पेशल यूज किया जाता है। तो ये भी एक प्रकार से डिसआर्म्ड पैथोजन में आएगा। तो इसको क्या किया जाता है, इसके अंदर उस रिकॉम्बिनेंट डीएनए को ट्रांसफ़र करवाया जाएगा, समझ रहे हैं। फिर अब इस बैक्टीरिया को क्या किया जाएगा कि पहले जिस सेल पे आपको ट्रांसफ़र करना, जिस सेल में, उस सेल को ना कोई सबस्टेंस का लेप लगा के उसको इफेक्टेड बनाया जाएगा, है ना। इफेक्टेड सेल बन जाएगी। देन वहाँ पे आपको पता है जहाँ पे इफेक्टेड या ऐसे जैसे जहाँ पे चोट लग जाती है, आपको पता है वहाँ पे सेल रप्चर कर जाएगी, तो वहाँ से बैक्टीरिया को एंट्री करने में आसानी होगी कि नहीं होगी। तो पहले सेल को क्या किया जाएगा कि इफेक्टेड किया जाएगा, देन अब उस बैक्टीरिया को क्या करवाया जाएगा, उसके अंदर ट्रांसफ़र करवाया जाएगा। तो उसी को कह रहा है कि एंड द लास्ट मेथड यूज्ड, जो लास्ट मेथड यूज होता है, कह रहा है डिसआर्म्ड पैथोजन वेक्टर। किसके रूप में, डिसआर्म्ड पैथोजन वेक्टर के रूप में यूज किया जाता है। विच व्हेन अलाउ, जिसको हम कब अलाउ करते हैं, टू इन्फेक्टेड द सेल, जब सेल हमारा क्या हो जाएगा, इन्फेक्ट हो जाएगी, तो उस इन्फेक्टेड सेल के लिए अलाउ करेंगे। ठीक है, और वो पैथोजन जो होगा उसके अंदर क्या है, रिकॉम्बिनेंट डीएनए ट्रांसफर ऑलरेडी पहले से है। ठीक है, तो उसको क्या किया जाएगा, डिजायर्ड जीन पे, सॉरी डिजायर्ड सेल पे ट्रांसफ़र करवाया जाएगा, डिजायर्ड सेल में। ओके, एंड लास्ट लिखा है ट्रांसफर द रिकॉम्बिनेंट डीएनए इनटू द, अच्छा उसी का है, कह रहा है कि इन्फेक्टेड सेल एंड ट्रांसफर द रिकॉम्बिनेंट डीएनए इनटू द होस्ट, और उसी की सहायता से क्या किया जाएगा कि जो रिकॉम्बिनेंट डीएनए उसको होस्ट में ट्रांसफ़र कर दिया जाएगा। वही था, समझ गए होंगे आप लोग। मीन्स इसको टोटली पढ़ेंगे तो लिखा है एंड द लास्ट मेथड यूज डिसआर्म्ड पैथोजन वेक्टर विच व्हेन अलाउड टू इन्फेक्ट सेल ट्रांसफर द रिकॉम्बिनेंट डीएनए इनटू द होस्ट सेल। समझ गए, इसी को समझाया हूँ। अब लास्ट पर लिखा है, लास्ट में 2 लाइन अलग से लिखा है, कह रहा नाउ दैट वी हैव लर्नड, अब हम क्या कर चुके हैं, सीख चुके हैं, अबाउट द टूल्स फॉर कंस्ट्रक्शन रिकॉम्बिनेंट डीएनए। रिकॉम्बिनेंट डीएनए को बनाने के लिए जो टूल्स यूज किए जाते हैं, या रिकॉम्बिनेंट डीएनए की जो रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी में जो प्रोसेस यूज की जाती है, इसके बारे में हम लोग क्या सीख चुके हैं, जान चुके हैं। ठीक है, अब कह रहा है लेट अस डिस्कस, अब चलिए डिस्कस करते हैं किसके बारे में, द प्रोसेस फैसिलिटेटिंग रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी। मीन्स रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी की ऐसी प्रोसेस के बारे में हम डिस्कस करें जो हमको जैव प्रौद्योगिकी मीन्स बायोटेक्नोलॉजी में
और भी चीज़ें सीखने को मिलेंगी, ठीक है। तो उसके बारे में आगे हमको डिस्कस करना है। सो आज के लिए बस इतना ही। आज हम लोगों ने सीखा क्या, कॉम्पिटेंट होस्ट जो क्या करने के लिए यूज किए जाते हैं, फॉर ट्रांसफॉर्मेशन विथ रिकॉम्बिनेंट डीएनए। ओके, सो नेक्स्ट डे वी विल डिस्कस अबाउट प्रोसेसेस ऑफ रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी। जो रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी होती है उसकी प्रोसेस, और ये जितनी भी चीज़ें हम पढ़ रहे हैं बार बार, ये सारी चीज़ें में जो आप लोग जब क्लास लेने आते थे उस समय में ईजिली तरीके से आपको बोर्ड पे एक जनरल वे में समझा दिया था, समझ रहे हैं। तो अगर वो आपको वो चीज़ें याद होगी तो यहाँ पे पढ़ने में बहुत ही आसानी होगी, ठीक है। वही सब चीज़ें देखिए बार बार घुमा फिरा के आ रहा है। सो बस आप लोग क्या करिए, जितनी भी चीज़ें बताई जा रही है ध्यान से उसको पढ़ते रहिए, लाइन टू लाइन सब समझ में आएगा। ओके, सो बाकी चीज़ें नेक्स्ट डे